हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी 9th क्लास जिसमें हम हमारा सेकंड चैप्टर कर रहे हैं संविधान निर्माण। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भारतीय संविधान के बारे में रहेगा। ठीक है, हमने पीछे जो संविधान होता है उसके जो काम है वो भी हमने पढ़े थे। 4 काम हमने मेन रूप से, और उसकी मैंने हेडिंग वगैरह आपको क्लैरिफाई कर दी थी किस तरह से बनाकर करनी है। आज का टॉपिक चलिए शुरू करते हैं। थर्ड टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान का निर्माण, कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। आपको एक काम करना है, ये जितने भी चित्र दिए गए हैं इन सभी की रीडिंग जरूर करनी है। इनके डिटेल्स दी गई हैं, इनके नाम दिए गए हैं, ये सब आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो चलिए टॉपिक अब रीड करना शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। मतलब इतने सालों से हम गुलाम बने हुए थे, अब गुलाम से हम एक देश के आज़ाद नागरिक बनने जा रहे थे। ठीक है, देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी, और साथ उसी समय हमारे देश में बंटवारा भी तो हुआ था। जहां हमें इतनी अच्छी चीज़ मिली आज़ादी, वहीं हमें एक धर्म के नाम पर बंटवारा भी झेलना पड़ा था, जिसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ था। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। मतलब बहुत ही दुखदायक स्थिति थी वो। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। मतलब दोनों तरफ, भारत पाकिस्तान की बात करें अगर, एक बड़ी संख्या और भी थी। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। मतलब क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश में लगभग 500 के आसपास देसी रियासतें थी। अब ये देसी रियासतें क्या थी, मतलब छोटे छोटे रजवाड़े थे, एक तरह से ये कह सकते हैं। ठीक है, छोटे मोटे रजवाड़े, छोटी छोटी जगह पे राजा, छोटे छोटे राजा के रूप में जो लोग थे वो थे। ठीक है, अब इन लोगों को अंग्रेजों ने देश आज़ाद करते वक्त कहा भाई तुम फ्री हो। ठीक है, तुम किसी, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम पूरे भारत देश का हिस्सा कहलाओ, नहीं, तुम अपना खुद अलग से देश बना सकते हो। तुम अगर चाहो तो भारत का हिस्सा बन जाओ या पाकिस्तान का बन जाओ, या खुद अलग से स्वतंत्र अपना राज्य बसा सकते हो। ठीक है, किसी का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। और ये लगभग 500 के आसपास जो लोग थे ये उनकी बातों में बहक भी गए। ठीक है, और इन्होंने भारत देश का हिस्सा बनने से मना कर दिया, ना ये पाकिस्तान के बने और ना भारत का, और कहने लगे कि हम तो अपना एक स्वतंत्र ही रखेंगे। अगर ऐसी स्थिति हो जाती तो हमारे देश के अंदर ही 500 अलग छोटे छोटे देश बनकर खड़े हो जाते हैं, और हमें इन देशों में घुसने के लिए या आने जाने के लिए क्या करना पड़ता, वीज़ा, पासपोर्ट जो भी बनवाना पड़ता है। जैसे हम दूसरे देशों में जाने के लिए समस्याएं होती हैं या जो भी नियम कानून होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हैंडल किया किसने, एक महान व्यक्ति जिसका नाम है, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया कि वो इन सब के पास गए, इन सब को मनाने की कोशिश की। जो प्यार से मान गए वो ठीक था। ठीक है, जो प्यार से नहीं माने उनको थोड़ा सा बल वाले तरीके से, मतलब बाय फोर्सली उनको मनाने की कोशिश की गई और भारत देश में जोड़ने की कोशिश की। तो इन्होंने इनको हमारे देश में शामिल किया। थोड़ा अब आगे रीडिंग करते हैं। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं था। मतलब जब संविधान बन रहा था ना, तो हमारे देश का जो भविष्य था वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं था और बिल्कुल चैन से भरा हुआ नहीं था। ठीक है, जितना आज है, आज देखो हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत आरामदायक जीवन है हमारा। ठीक है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था जब संविधान बनाया जा रहा था। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। वो उस समय, जिस समय संविधान बना रहे थे, उनको उस समय की भी चिंता थी और आने वाले समय की भी चिंता थी। ठीक है, यहाँ पर खुद करें और खुद सीखें में कुछ दिया गया है। अपने दादा दादी, नाना नानी या इलाके के किसी बुजुर्ग से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या उनको आज़ादी या बंटवारे या संविधान निर्माण के बारे में कुछ बातें याद है। उस समय लोगों को किन बातों की उम्मीद थी और क्या क्या आदेश
अंदेशे थे। अपनी कक्षा में इन बातों की चर्चा कीजिए। तो आप अपने दादा दादी, नाना नानी या कोई भी आसपास में जो ओल्ड एज का हो, ठीक है, जिसकी उम्र लगभग 70 के आसपास हो, ठीक है, 60-70 के आसपास तो होनी ही चाहिए, उन जो हो, तो वो लोग जो हैं या उससे ज़्यादा उम्र के लोग हों, तो वो आपको बता पाएंगे कि क्या 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 सिचुएशन थी, ठीक है, जो बंटवारे की थी या कोई भी। आगे पढ़ते हैं, संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। मतलब यहाँ पर तो क्या था, संविधान का जो निर्माण किया गया था जब इसमें दक्षिण अफ्रीका में, उसी दौरान, निर्माण के दौरान ही सारी बातों पर उनको डिस्कशन करना पड़ा। हाँ भाई, ये रूल बनाना है या नहीं बनाना, जो भी है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। मतलब जिस दौरान हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी समय ही हमने ज़्यादातर बातें तो डिस्कस कर ली थी, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। मतलब इन्होंने सिर्फ लोगों को जगाया ही नहीं, देश को आज़ादी नहीं करवाया, बल्कि देश के अंदर जो समाज था और जो राजनीति थी, उसको नए सिरे से शुरू करना और उसमें बदलाव लाने का काम भी किया था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। मतलब कि आज़ादी के बाद किस तरह से देश को चलाया जाएगा, इसके ऊपर भी बहुत सारा मतभेद होता था, ठीक है। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए अधिवेशन, अंडरलाइन कर लीजिए, 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी। मतलब क्या था, मोतीलाल नेहरू ने और उसके साथ जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने एक तरह से खाका सा तैयार कर दिया कि भाई जब हमारे देश आज़ाद हो जाएगा ना, संविधान बनाएंगे तो इस तरह का संविधान बनाएंगे। और वो सारा कहाँ पर दिखाया गया, वो एक प्रस्ताव के रूप में कब पेश किया गया, 1931 में कराची के अधिवेशन में। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं, संविधान की पहली रूपरेखा कब बनाएगी, तो संविधान की पहली रूपरेखा जो थी वो 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेताओं के द्वारा बनाएगी, इसलिए इसको अंडरलाइन करना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि संविधान की पहली रूपरेखा को किस अधिवेशन में एक प्रस्ताव मतलब पेश किया गया, तो 1931 में कराची अधिवेशन में इसको पेश किया गया, ठीक है। आगे रखी गई थी कि अभी ये प्रस्ताव में मतलब रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। वहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारा संविधान होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अब देखो उस समय क्या था, उसके अंदर क्या क्या था, उन्होंने क्या क्या लिख रखा था, समानता का अधिकार, ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। तो मतलब भविष्य की बात भी वहीं पर सोच ली गई थी, सारी चीज़ें मतलब उस समय भी सोची गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी और वो डिस्कशन भी हो गया था, बहुत सारे नेता उस पर मान भी गए थे। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अब हमारे नेताओं ने अंग्रेजों का शासन देखा, ठीक है, उनकी राजनीति को समझा, उनके तौर तरीके उन्होंने समझे और इससे हमारे नेताओं की भी जो राजनीतिक सोच थी वो विकसित हुई, ठीक है, उसमें भी बदलाव हुआ, ठीक है, उससे उनको मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया यह बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। मतलब जो प्रादेशिक असेंबलियां बनी थी उनके लिए चुनाव किए गए। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, ठीक है, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव
तब बहुत लाभदायक हुआ। मतलब जब लोगों ने, हमारे नेताओं ने, जो छोटे थोड़े थोड़े नेता खड़े हुए थे इलेक्शन के अंदर, और वो जीतकर जब उन्होंने थोड़ा बहुत विधानसभाओं में आने जाने आए गए, तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ, और वो उनके लिए काफ़ी अच्छा भी रहा, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी, क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने हमारे देश की संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना भी था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया। मतलब जो पुराने सिस्टम था उस समय में, उसको यूँ का यूँ अब बाद में अपना लिया गया, कि जिस तरह से उस समय चल रहा था उसी तरह से बाद में भी चलाया गया। ठीक है, जैसे कि 1935 का भारतीय सरकार कानून, ठीक है, 1935 का भारतीय सरकार कानून अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, भारतीय सरकार कानून कब लागू हुआ? तो 1935 में। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। मतलब जो आज़ादी से पहले जो भविष्य के लिए जो भी चिंता थी लोगों के बीच में और उस पर बहस हुई थी, उसका बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट हुआ। ठीक है, हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के अनुसार अपनाने में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं थी। मतलब चाहे दूसरे देशों के विचार उठाने पड़े, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी उससे, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो चुका था कि उन दूसरे देशों के विचारों को किस तरह से हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद बनाया जा सकता है। ठीक है, वो इतने ज़्यादा आत्मविश्वासी हो चुके थे। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। मतलब इन सब चीज़ों का उनके ऊपर असर काफ़ी था। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ भारत के लिए उपयुक्त थी। अब ये नहीं कि उन्होंने सारे विचार विदेशी उठाए और यों के यों चिपका दिए हमारे देश में। उन्होंने हर विचार पर काफ़ी लंबी बहस की कि भाई ये चीज़ हमारे देश के लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या नुकसान है, जो भी उसके लाभ हानि थी वो सारी डिस्कस करके ही उसको सिलेक्ट किया गया। इन सभी चीज़ों ने ही हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। अब अगला टॉपिक आता है इसके अंदर, संविधान सभा। ये जो टॉपिक होगा आपका, ये आपको नेक्स्ट टाइम ही करवाया जाएगा। ठीक है, संविधान सभा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम करते हैं संविधान सभा वाला टॉपिक। तब तक के लिए आपको ये जो मैंने चित्र वाला वर्क बोला है कि जितने भी ये व्यक्तियों के नाम और इनके चित्र दिए गए हैं, इनके बारे में पढ़ें, जो भी छोटी छोटी डिटेल दी गई है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।